डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात सोम का बाब नंबर 7 कवर करेंगे, जिसका उन्वान है मस्कन। जैसा कि आपको पता है कि हम पेज नंबर 34 से लेके 39 तक सबक की पढ़ाई कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सफ़ा नंबर 40 से सबक की पढ़ाई का आगाज़ करेंगे, जिस पे मौजू है पौधों में मुताबिकत। थोहर सहरा के खुश्क और गर्म मौसम में पाए जाने वाले इन पौधों के तने मोटे और सख्त छाल वाले होते हैं, जिसकी वजह से इनमें पानी जमा करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि गर्मी से पानी का ज़िया कम हो। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि मोटे और सख्त छाल वाले जो तने होते हैं उनमें पानी जमा करने की सलाहियत होती है। इसके साथ साथ इनके जो पत्ते होते हैं थोहर के, वो भी छोटे होते हैं ताकि गर्मी में पानी का ज़िया कम हो। यानी जितना छोटा पत्ता होगा पानी उतना कम ज़ाया होगा, और जितना पत्ता बड़ा होगा पानी उतना ज़्यादा बीच में से ज़ाया होगा और पानी की कमी हो जाएगी। दर्द झेल खसूसियात की वजह से थोहर सहरा में ज़िंदा रहता है। थोहर के कांटेदार और नोकीले पत्ते इसे जानवरों से बचाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जानवर पत्ते खाते हैं, तो थोहर के जो पत्ते होते हैं वो नुकीले भी होते हैं और कांटेदार भी होते हैं, जो उसे जानवरों से महफूज रखते हैं। थोहर की गहरी जड़ें इसे ज़मीन से पानी जज़्ब करने में मदद देती हैं। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि सहरा में जैसा कि हमने पढ़ा कि पानी बहुत कम होता है, तो जो होते भी हैं ज़ेर ज़मीन पानी के जो ज़राए होते हैं वो बहुत नीचे जाके होते हैं, इसलिए यहाँ पे पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जैसा कि थोहर की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो बहुत नीचे से भी पानी जज़्ब कर लेती हैं। थोहर का मोटा तना पानी को ज़ख़ीरा कर लेता है। थोहर के पत्तों की चिकनी तह होती है जो कि पानी के अखराज को कम करती है, यानी उस चिकनी तह की वजह से पानी कम एब्जॉर्ब होता है। कवल पानी में उगने वाला ये खूबसूरत फूलदार पौधा है। ये झीलों और जोहड़ों में उगता है। कवल के पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं, जो इसे पानी में तैरने में मदद देते हैं। कवल के फूल का दर्जा हरारत अपने मस्कन के मुताबिक बरकरार रहता है। डियर टीचर्स, बच्चों को बताइए कि कवल का जो पौधा होता है वो पानी में उगता है। ये फूलदार पौधा है, यानी कि इसके ऊपर फूल भी होते हैं। ये झीलों और जोहड़ों में उगता है। झीलों और जोहड़ों में जो पानी होता है वो बहता हुआ पानी नहीं होता, खड़ा पानी होता है। उस तरह के पानी में कवल का पौधा उगता है। कवल के जो पत्ते हैं वो चौड़े होते हैं, जो कि उसे पानी में तैरने में मदद देते हैं। चीड़ के दरख्त चीड़ का दरख्त हिमालय के सर्द तरीन पहाड़ी सिलसिलों में बकसरत पाया जाता है। ये मखरूती शक्ल का होता है। इन दरख्तों के तने ऊंचे, मोटे और मजबूत होते हैं, जो इन्हें सख्त सर्दी के असरात से बचाते हैं। इनके बारीक और नोकीले पत्ते बर्फ़बारी में उन्हें महफूज रखते हैं। इन पर फूलों के बजाय कोन्स होती हैं, जो सर्दी में बंद रहती हैं और गर्मी में खुलती हैं और बीज भिगोकर अफसाइश नस्ल का सबब बनती हैं। डियर टीचर्स, यहाँ बच्चों को बताइए कि जो चीड़ का दरख्त होता है वो सख्त सर्दी वाले पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसकी शक्ल मखरूती होती है और इसके दरख्तों के जो तने हैं वो ऊंचे, मोटे और मज़बूत होते हैं, और ऊंचे, मोटे और मज़बूत होने की वजह यह है कि वो उन्हें सख्त सर्दी के असरात से बचाते हैं। इनके जो पत्ते हैं वो बारीक और नोकीले होते हैं, जो बर्फ़बारी में उन्हें बर्फ़ से महफूज रखते हैं, और इनके फूलों के बजाय इनके ऊपर कोन्स उगती हैं। वो कोन्स मौसम सरमा में बंद रहती हैं, मौसम गर्मा में वो खुलती हैं और उनसे बीज निकलकर नीचे गिर जाते हैं। वो बीज अफसाइश नस्ल का काम करते हैं और दोबारा से बीज का दौरे हयात शुरू हो जाता है। कुदरती मसाकन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। इंसान और कुदरती माहौल का गहरा ताल्लुक़ है। कुदरती माहौल में जंगलात, मैदान, सहरा और पानी वगैरह मुख्तलिफ जानदारों के मसाकिन हैं। इंसान अपनी बका और तरक्की की खातिर इन कुदरती मसाकिन को बहुत मुतासिर कर रहा है। इंसानी सरगर्मियों की वजह से ही मुख्तलिफ जानदार नायाब होते जा रहे हैं। जानदारों को खुराक की कमी और पनाहगाहों में कमी का सामना है। जंगलात के कटाव, जानवर के शिकार, हवा और पानी में जहरीले मादों वगैरह के शामिल होने से जानदारों की ज़िंदगी ख़तरे में है।
ڈیئر ٹیچرز، یہاں بچوں کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ یہ جتنے بھی قدرتی ماحول ہیں، ان میں جتنے مساکن ہیں، چرند پرند جانور، سب کے سب انسانوں کے لیے ہی بنائے گئے، لیکن انسان اپنی ترقی و بقا کے لیے ان قدرتی مساکن کو، اپنے قدرتی ماحول کو متاثر کر رہا ہے، جو کہ دوسرے جانداروں پہ بہت ہی برے اثرات چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ جانداروں کو خوراک کی کمی ہو رہی ہے، ان کی پناہ گاہوں میں کمی آ رہی ہے، جنگلات کے کٹاؤ ہو رہے ہیں، جانوروں کے شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جانور جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہوا اور پانی میں زہریلے مادے شامل ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے جب جاندار وہ ہوا میں سانس لیتے ہیں یا وہ پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہو کر ان کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ تو ڈیئر ٹیچرز، یہاں بچوں کو آپ نے لازمی یہ بات بتانی ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال انہوں نے آگے رکھنا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے درخت کاٹنا پڑ جاتے ہیں ان کو، تو وہ درخت لگانے کی عادت کو اپنے اندر ڈیولپ کریں۔ زمینی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات۔ انسان نئی نئی ہاؤسنگ کالونیز اور سوسائٹیز، نئی نئی صنعتوں کی تعمیر اور ایندھن کے لیے جنگلات ختم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جانور اپنا مسکن کھو رہے ہیں۔ مختلف قسم کے کیمیکلز بطور کھاد اور کیڑے مار سپرے کے استعمال سے جانور، پودے اور خود انسان متاثر ہو رہا ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، جو ہم کھاد اور کیڑے مار سپرے کرتے ہیں کھیتوں کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ، ان سے بہت سارے جانور اور پودے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ وہ زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ انسان کی مختلف سرگرمیوں کی وجہ سے جانداروں میں نئی نسلوں کا ارتقاء متاثر ہو رہا ہے۔ آبی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات۔ آبی ذخائر، جو کہ بہت سے جانوروں کا مسکن ہے، انسانی سرگرمیوں سے تباہ ہو رہے ہیں۔ گھروں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا مضر صحت پانی دریاؤں سے ہوتا ہوا سمندروں میں گر جاتا ہے، جو آبی مخلوق کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ بڑے بڑے تجارتی بحری جہازوں سے بہنے والا تیل آبی جانداروں اور آبی ماحول کو تباہ کر رہا ہے۔ اہم نکات۔ ہماری زمین نظام شمسی کا وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ زمین پر روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ سورج ہے۔ جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک، پانی، ہوا اور روشنی کے علاوہ رہنے کے لیے ایک محفوظ جگہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر جاندار اپنی ضروریات کے پیش نظر مختلف مساکن میں رہتا ہے۔ زمینی مسکن میں جنگلات، صحرا، گھاس کے میدان اور قطبی علاقے شامل ہیں۔ گھاس کے میدانوں میں ایسے وسیع علاقے شامل ہیں جو گھاس اور سبزے سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ قطبی علاقے ایسے علاقے ہیں جو سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کو آبی مسکن کہتے ہیں۔ ہر جاندار، چاہے وہ زمین پر رہتا ہو یا پانی میں رہتا ہو، اپنے ماحولیاتی نظام سے موافقت رکھتا ہے۔ انسان نئی نئی ہاؤسنگ کالونیوں اور سوسائٹیز، نئی نئی صنعتوں کی تعمیر اور ایندھن کے لیے جنگلات ختم کر رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔